Hello students, good evening, good afternoon, good morning, whenever you watching this video. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 लेसन नंबर 1 जो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स की, जो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मींस वास्तविक संख्याएं। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ नहीं है, इसमें मेरे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन है नंबर्स के ऊपर में, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम्स, उसमें रियल नंबर मैंने बताया था, एक शॉर्ट टर्म में बताया था। लेकिन आज रियल नंबर्स को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, जिसमें रेशनल इरेशनल। तो जो बच्चे रेशनल इरेशनल के बारे में नहीं जानते हैं वो अपना 9th क्लास के लेक्चर पे देख लेंगे, एक बार नंबर सिस्टम्स को देख लेंगे, उसमें डिटेलिंग की हुई है। सब बेटर है कि समझ जाएंगे तो रियल नंबर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। तो उससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग से नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा तो हम इसको क्लीन करने चलते हैं। चलिए हेडिंग आते हैं रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है ना। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब जब रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाने के बाद जो नंबर हम लोग को मिलती है ना, जो नंबर हम लोग के सामने आता है उसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। डेफिनेशन अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे रियल नंबर्स के लिए द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड irrational number are called real numbers। जैसे में आ गया आपका 3/5, 3, 4, 3, 2, 1, 0, है ना। कोई भी नंबर्स अंडर रूट में भी हो, फिर उसके बाद रूट 3, है ना, 0.1, 2, 3, हर एक नंबर्स जो रेशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन करके जो हम लोग को मिलेगा वो रियल नंबर्स कहलाएगा। एक और टर्म जो इसमें आपको डिस्कस करने के लिए हम मतलब आगे आपके क्वेश्चन में जो डिस्कस किया जाएगा वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इन दोनों को ध्यान में रखना है, रिमेंबर करके रखना है। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जैसे में 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है? 6। तो 6 क्या हो जाएगा आपका? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है ना। 5 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 10, तो 10 एक कंपोजिट नंबर है। तो हर वो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन एक प्राइम नंबर होगा, दो प्राइम नंबर होगा, 5 × 10, 2 × 3, है ना। इस तरह से जितने भी दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा वो कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए। रेशनल नंबर आप जानते हो क्या, ये बेसिक चीजें हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपको अगर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं पता है तो 9th क्लास के लेसन 1 पे नंबर सिस्टम में अच्छी तरह से रेशनल और इरेशनल को समझाया गया है, वहां से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। जो नहीं समझाया गया था, जिस लेसन का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10 का ये रियल नंबर्स है ना। चलिए, तो आज हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो रियल नंबर्स के ऊपर में है। तो रियल नंबर्स क्या होता है, जो हम आपको भी बताया कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर को जब कंबाइन करते हैं तो रियल नंबर्स आता है। मतलब हमको इसमें क्या पढ़ना है, ये इसी से हम अंदाजा लग रहा होगा। हमको पढ़ना है इसमें रियल नंबर्स के बारे में। और रियल नंबर्स किससे बनता है? रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से, है ना। रियल नंबर दो चीज से बना होता है, रेशनल और इरेशनल। तो हम लोग जो इसमें
डिस्कस करने वाला है पूरे लेसन में वो रेशनल और इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो इस लेसन का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है आपका वो है पहला यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, है ना। क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसका क्या मतलब होता है? तो ये इसका मतलब ये होता है कि जो यूक्लिड्स थे, यानी कि यूक्लिड्स एक मतलब कि मैथमेटिशियन थे जो आप लोग 9th क्लास में यूक्लिड्स की ज्योमेट्री के बारे में स्टडी की होगी, है ना। तो उसी तरह से यूक्लिड ने एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने के लिए एक डिवीजन लेम्मा का इस्तेमाल किया था। मतलब एक डिवीजन का विधि था, एक तरीका था, एक मेथड था, है ना। उस मेथड के ऊपर में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो वो मेथड क्या था, क्या मतलब कि कुछ इस तरह से उस मेथड को हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान चलिए किसी का आपको एचसीएफ निकालना है ना, किसी भी नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं या किसी नंबर को ये शो करना चाहते हैं कि वो ऑड इंटीजर है या फिर इवन इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर होता है नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर जब नेचुरली नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से एग्जिस्ट करता है तो वो इंटीजर्स कहलाता है ना। तो किसी भी नंबर का जब हम लोग इवन इंटीजर ऑड इंटीजर पता करते हैं तो उसमें एक बेसिक मतलब कि आपको एक व्यू दिया जाता है, एक मतलब इक्वेशन दिया जाता है कि आपको प्रूव करना है कि ये इवन इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। उन सब का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसका हम लोग सॉल्व करने के लिए, है ना, एचसीएफ को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। तो मान के चलना है कि जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है 4052 एंड ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार एचसीएफ हम लोग बेसिकली हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, डिवीजन के फॉर्म में, है ना। लेकिन जो यूक्लिड का विधि था वो भी एक डिवीजन था, लेकिन कुछ अलग तरह का था। वो किस तरह का था? तो उसका जो डिवीजन का विधि था वो हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, BQ + R, है ना। A = BQ + R, जहां पर where R = R where है ना, जहां पर R का जो वैल्यू होगा, R का जो वैल्यू होगा या तो वो 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। 0 से कम नहीं होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन B जो नंबर आपका होगा उससे हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। चलिए देखिए कुछ समझ में आ रहा है? जैसे बात जैसे हम फिर से समझाते हैं कि अगर 3 और 6 रहेगा मेरे पास, है ना, 3 और 6 हमको चाहिए, 3 और 6 मेरे पास है। तो जब 3 और 6 मेरे पास है हम इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, A = BQ + R। Q आपका क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मतलब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड करने का जो क्वेश्चन आता है, अगर हम बोले कि अगर 3 से इसको डिवाइड करना तो उसमें क्वेश्चन कितना होगा? जाहिर सी बात है 2 होगा, है ना। B का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 3, क्वेश्चन क्या आएगा? 2, रिमाइंडर फिर उसमें क्या बचेगा? R 0 बचेगा ना। 3 × 2 = 6 + 0 = 6। तो अगर 3 6 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें 3 × 2 + 0 = 6 आता है। A क्या हो गया आपका? ये हो गया। B क्या हो गया? 3 हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? 2 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 के बराबर ये होता है = और ग्रेटर देन। पिछले लेक्चर में क्लास 9 के लेक्चर में बताया हम लोग सिंबल्स के बारे में, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है इसका मतलब, है ना। तो जो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, यहाँ 0 के बराबर है, 0 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 0 के बराबर है ना। लेकिन B से हमेशा छोटा होना चाहिए। इसी पे हम लोग पूरा डिवीजन मेथड को सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को। जो क्वेश्चन है उसमें मान के चलना जो बिग टर्म होगा, जो बड़ा टर्म होगा उसको हम लोग A पे रखेंगे, है ना। A क्या होगा? बिगेस्ट टर्म।
जो बिगेस्ट टर्म होगा वो a होगा, b क्या होगा, सेकंड टर्म जो होगा इसके बाद वो b होगा, q क्या होगा, मल्टीपल होगा। q किसका मल्टीपल होगा, जिसको हम लोग सेकंड टर्म को जिससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, है ना, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। q का मतलब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिंपल टर्म में क्वेश्चन। r क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपली जो हम लोग अपने मतलब एचसीएफ में करते हैं बस वही मेथड है। जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे साथ में ये भी लेकर के चलते हैं 1 2 5 7 6 को डिवाइड करते हैं 4 0 5 2 से, है ना। इधर हम लोग अपने मेथड से करेंगे, यहाँ यूक्लिड के मेथड से करेंगे। तो जो a का वैल्यू है वो क्या है, 12 5 7 6 इज इक्वल टू 4052, है ना। पहले b को रखना है, b क्या हो गया हमारा 4052 इनटू q रखना है। q को क्या रखना है, जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में हम इसको लगा सकते हैं, है ना। इतना का टेबल हम लोग करेंगे कि जा करके ये इससे कम होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे डिवाइड करते हैं तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में आएगा, है ना। जब 3 बार में आएगा तो इसका आंसर आता है 3 2 6 3 5 15 1 3 4 12। ठीक है, 6 में 0 7 5 2 5 1 4 420। यहाँ पर तो ये आया 420। इसके बाद हम लोग डिवीजन में क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए वापस से यहाँ लगाते हैं, करते हैं ना। इसी तरह से डिवीजन का फॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह से 405 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। जब 3 से करेंगे तो कितना आएगा, इतना, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 420। फॉर्म इसी का बस रखना है। b क्या होगा, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, q क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन निकला, क्वेश्चन कितना निकला था 3, रिमाइंडर क्या होगा आपका, जो रिमाइंडर बचा हुआ होगा, रिमाइंडर क्या है r, है ना। सेकंड टर्म में हमको क्या रखना है कि इस बार जो नंबर हमको निकालना है, कौन सा नंबर निकालना था, ये नंबर निकालना था, है ना। देखिए हम ये नंबर निकालना चाहते थे, इस बार हमको कौन सा नंबर चाहिए, ये नंबर चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करने पे, इससे मल्टीप्लाई करने पे। तो इस बार a कौन सा हो जाएगा, जो यहाँ पे आता है वो हमेशा a का फॉर्म पकड़ लेता है ना। जो यहाँ पे आता है वो हमेशा a का फॉर्म में आता है। यहाँ पे आ जाएगा इस बार 4052, क्योंकि हमने इसको क्या किया, समाप्त किया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस किए, उसको हम लोग छोटा कर दिए, है ना, उसको स्मॉल कर दिए। तो 4052 को वापस यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद अब इसके लिए b कौन सा होगा, इसके लिए तो b ये था, है ना, लेकिन इसके लिए b कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करने वाला कौन है, जो पिछले में आपका रिमाइंडर था। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या था 420। समझ में आया, जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वही हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, बस मेथड लिखने का अलग अलग होगा। 420 को अब कितनी बार में इसको हम लोग अति करेंगे, ठीक है। 420 को हम लोग 9 टाइम्स में करेंगे, 9 टाइम्स में 3780, है ना। अब इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 272 इसमें रिमाइंडर आ जाएगा, 272 इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसी को यहाँ पे लिख लीजिए, 420 का मल्टीपल कौन है 9 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 272 है। फिर 272 किसको डिवाइड करेगा, 420 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 420 को डिवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, रिमाइंडर कर रहा है, ठीक है। ध्यान से तुम समझना है, पहले a कौन था, पहले a था 12 5576, फिर a कौन बन गया 4052, फिर a कौन बन गया 420। अब ये सब कौन है जो इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड किया कौन, पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया था। दूसरी बार कौन डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर। तीसरी बार कौन डिवाइड करेगा, उसका रिमाइंडर, है ना, जो उसमें से रिमाइंडर बचेगा वो उसको डिवाइड करेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 270 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 420 से नीचे आ जाए, है ना। तो फिर से कटेगा कितनी बार में, 1 टाइम्स। जब 1 टाइम्स होगा तो इसका आ जाएगा आंसर 148 है, ठीक है। 148 यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, 148, ठीक है। 148 को अब किसको डिवाइड करने वाला है, 148 272 को, 272 डिवाइड होगा किससे होगा, 148 से होगा। कितनी बार में होगा, सिर्फ 1 टाइम्स में होगा। जब 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो फिर कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे करके देखते हैं। 24 बचेगा,
124 बचेगा, है ना, 124। तो 124 याद रखना है, r कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे r कभी b से बड़ा है, r b से बड़ा है, r b से बड़ा है, नहीं बड़ा होगा। अगर r b से बड़ा हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, ये कोफिशिएंट आपने कम लगाया है, मतलब एक बार और मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 टाइम्स, अगर जैसे हम यहाँ पे 3 टाइम्स लगाया है ना, यहाँ पे 9 टाइम्स लगाया है, अगर 8 टाइम्स लगाते हैं, 8 टाइम्स लगाते हैं तो 420 और भी तो ऐड होता है इसमें, तो इसका तो रिमाइंडर फिर से ज्यादा हो जाता है ना। समझना है कि यहाँ पे जब बढ़ गया है इसका मतलब यहाँ पे हमने कम लगाया है, तो इसको एक और मल्टीप्लाई बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 124 से डिवाइड किए इसको, कितने किसको डिवाइड किए थे, 148 को, किससे डिवाइड किए थे, 144 को, कितनी बार में, 1 टाइम्स में, कितना बचा 24। फिर 24 किसको डिवाइड करेगा, 148 को डिवाइड करेगा। 124 में 148 को डिवाइड किया 24 आया, है ना, 24 148 को डिवाइड किया तो 24 आया। अब 24 किसको डिवाइड करेगा, 124 को डिवाइड करेगा, 24 किसको डिवाइड करेगा, 124 को। कितनी बार में करेगा, तो 24 को कितने बार में करेंगे कि 124 आएगा, 5 टाइम्स लगाते हैं, 5 टाइम्स लगाएंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, है ना। 5 टाइम्स लगाने पे कितना आता है, 120 आता है। फाइव टाइम्स को 24 पे लगाने पे 5 टाइम्स में 120 आता है। यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। जब 4 रिमाइंडर बच जाएगा तो फिर किसका बारी आ जाएगा, 24 का बारी आएगा, है ना। जब 24 का बारी आएगा तो इसको ऊपर डिवाइड करेगा, 4 करेगा, कितने टाइम्स में करेगा, 6 टाइम्स में, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ना, पूरी तरह खत्म। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उसको जो काटने वाला होता है, यानी जो उसका जो डिविजिबल होता है, 424 का डिविजिबल निकला, वही उसका एचसीएफ का आंसर होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ का आंसर क्या हो गया, 4। हम इस तरह से भी करके देख सकते थे, उसी को इस तरह से करके देखें। तो जो ये विधि है, दिस मेथड इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है, a plus a is equal to b q plus r। अब सोचना ये है कि यही मेथड क्यों दिया गया है ना, इसकी जगह तो सबसे अच्छा मेथड ये था जो हमने हमेशा से सीखा है। तो ये मेथड क्यों है, तो ये मेथड सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसमें आपको इसका वैल्यू ना पता हो, इसका वैल्यू ना पता हो, तब अगर पूछा जाए कि जो यहाँ पर आंसर है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है या इंटीजर नंबर है, तब आप कैसे निकालेंगे, है ना। उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। उसका अभी हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि कैसे ये यूज होता है। इसको नोट करना है, नोट करेंगे, नहीं तो इसको क्लिक करते हैं। Here is the question. So that every positive integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन का मतलब पहले समझना है ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए, तब आपको इसको, जब तक फील नहीं होगा क्वेश्चन कि क्या कर रहा है तब तक इसको बनाने में कोई मजा नहीं है ना। नहीं तो ना ही ये समझ में आने वाला है, ना ही अगर दूसरे क्वेश्चन दे दिए जाए तो वो बनने वाली है ना। इसको रिमेंबर नहीं करना है, बस समझना है। So that every positive integer, हर एक पॉजिटिव इंटीजर, अगर मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, 4 इवन इंटीजर होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। इवन इंटीजर का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6 8, है ना, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है, इवन इंटीजर्स है। अगर से नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, है ना, तो इवन इंटीजर्स हो गया। जब इवन इंटीजर्स का बात करेंगे तो हमको ये शो करना है कि अगर मान चलिए कि 2 लिखा हुआ है तो 2 को मानते हैं कि ये है ना। यहाँ पे ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या है, a है। ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है जो किस फॉर्म में होना चाहिए, bq plus r। क्या लिखा हुआ है, bq plus r, जो कि आपको दे रहा है a का वैल्यू 2q, r का वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे, है ना, r का वैल्यू वहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो होगा वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का ही फॉर्म हो सकता है।
इवन का ही फॉर्म हो सकता है, ऑड का फॉर्म नहीं हो सकता है। ऑड का फॉर्म कैसे नहीं होगा, क्यों इवन का ही होगा, इसको हम लोग को प्रूव करना है ना। चलिए तो जो सबसे पहले बात करते हैं, मान के चलना हम लोग को कि ये है तो कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है। क्या है ये जो है कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है। जब इवन इंटीजर होगा तो हम लोग 2q तो लिखेंगे क्योंकि वो उसका फॉर्म को बोल रहा है, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। 2q है, 2q + 1 है, +2 है, +3, इस तरह से हम लोग करके जाएंगे, है ना। तो जो हम लोग सबसे पहले जो फॉर्म हम लोग समझेंगे वो हम लोग क्या होगा, a = bq + r होगा, जहां पे r का वैल्यू क्या दिया गया था, 0 से बराबर या 0 से ज्यादा, लेकिन b से कम होना चाहिए, है ना। किससे कम होना चाहिए, b से कम होना चाहिए। तो जब हम लोग पहला इक्वेशन को उठाएंगे, यानी कि जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे a = क्या दिया हुआ है, 2q दिया हुआ है, जहाँ पे b का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, b का वैल्यू क्या दिख रही है, 2 दिख रही है ना। b का वैल्यू क्या दिख रही है, 2। यहाँ पे b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो b से कम होना चाहिए, r का वैल्यू b से कम होना चाहिए। तो जब b से कम होगा तो b से कम क्या हो सकता है, यानी 2 से कम क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, 2 से कम 1 हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यानी कि r का 2 ही संभव वैल्यू है। पहला क्या है, 0 से बराबर 0 यूज कर सकते हैं, 0 से ज्यादा यानी कि 1 यूज कर सकते हैं, 2 b से कम होना चाहिए, b क्या है, 2 से कम क्या होगा, 1 होगा। मतलब 2 को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जब इसको यूज नहीं करेंगे तो 0 और 1 को इस्तेमाल करेंगे ना। अगर हम यहाँ पे पहले 0 यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले 0 यूज करते हैं, जब 0 यूज करेंगे, q क्या है, q इज सम इंटीजर, q कोई भी एक नंबर हो सकता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब वो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। q क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 1 कुछ भी, है ना। तो जब हमको ये प्रूव करना है कि a जो है इवन इंटीजर के फॉर्म है, कब, जब यहाँ पर 2q एग्जिस्ट करेगा, ठीक, और a जो है ऑड इंटीजर होगा, ये क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। ये इवन इंटीजर होगा कब, जब ये 2q के फॉर्म में होगा, और a जो है ऑड इंटीजर होगा जब ये 2q + 1 के फॉर्म में होगा। ये क्वेश्चन का कहना है कि आप ये प्रूव कीजिए कि a जो होगा 2q के फॉर्म में जब होगा तो इवन इंटीजर होगा, a जो है 2q + 1 के फॉर्म में होगा तो ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, समझ में क्या आता है कि r जो है, b जो है, मतलब r जो है b से हमेशा कम होना चाहिए। तो जब कम होगा तो हम लोग उसमें 0 या 1 यूज कर सकते हैं। जब 0 यूज करेंगे, क्यूब के साथ अगर कोई भी नंबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यूब का वैल्यू 1 यूज करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, -2 आएगा। 2 यूज करेंगे तो -4 आएगा, 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 करेंगे तो 6 आएगा, 4 करेंगे तो 8 आएगा, है ना। नंबर क्या आ रहे हैं, सब के सब इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो आंसर क्या आने वाला है, इवन नंबर से ही आने वाला है। लेकिन अगर उसमें हमने +1 कर दिया, अगर उसमें +1 कर दिया, 2q था तो आंसर में क्या आ रहा था, q का वैल्यू जब 1 2 3 और 4 पुट करते हैं, जब 1 रहेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, जब 2 होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। सब के सब क्या है, इवन इंटीजर। कब, जब ये 2q के फॉर्म में होगा, ठीक है। जब 2q + 1 के फॉर्म में हो जाए तब आंसर में क्या होगा, अगर वैल्यू q की जगह पे वही लगाना है, 2 को 1 से करेंगे, 2 + 1 3, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 3 जा 6 + 1 7, 2 4 जा 8 + 1 9। तो समझना है। तो देखिए जब 3 7 5 है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके r के वैल्यू पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, r के वैल्यू पे। अगर 3 का यहाँ पे 3 होता है ना, हम लोग को ध्यान क्या रखना है, इसको प्रूव क्या करना है, मतलब कहना कि किस तरह से हम कॉपी में तो इस तरह से लिख नहीं ना सकते, आज पूरी तरह से एक स्टेटमेंट हम लोग को तैयार करना होता है ना। तो जब स्टेटमेंट तैयार करना होता है तो हम लोग उसको इस तरह से कहेंगे कि a let a be an positive even इंटीजर। मान के चलिए कि a जो है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। देन b क्या होना चाहिए, b = 2। b का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक। तो b का वैल्यू जब 2 होगा, देन बाय यूक्लिड ज्योमेट्री,
यूक्लिड्स ज्योमेट्री r इज इक्वल टू 0 और 1। r का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 और 1 व्हेन वी यूज 0 देन a इज इक्वल टू 2q। a का वैल्यू क्या आता है? जब हम लोग 0 का इस्तेमाल करते हैं तब 2q आता है, जो कि क्या है? इवन इंटीजर है ना। याद रखना है कि अगर मेरे पास जो a इज इक्वल टू 2q के फॉर्म में है, 2 अगर मान के चलिए इवन नंबर नहीं होता, ऑड नंबर होता है ना, तो जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होता वो क्या हो जाता? ऑड भी हो सकता था, इवन भी हो सकता था। लेकिन जब यहाँ का नंबर इवन नंबर होगा तो कोई भी नंबर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 100% क्या होगा? इवन नंबर ही होगा, है ना। बशर्ते यहाँ प्लस में कुछ नहीं होना चाहिए। प्लस में अगर इवन नंबर है तो भी आंसर इवन नंबर होगा, अगर ऑड नंबर है तो आंसर ऑड नंबर हो जाएगा, है ना। ध्यान में रखना है कि जब ये नंबर इवन हो गया उसमें अगर कोई ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जब इवन नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक उसी तरह से a = 2 + 2q क्या आ जाएगा? इवन नंबर, इवन इंटीजर आ जाएगा। बट व्हेन वी यूज r = 1, लेकिन जब हम लोग r का वैल्यू 1 इस्तेमाल करेंगे, है ना, r का वैल्यू 1 इस्तेमाल करेंगे, देन a इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑड, तब a का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो जाएगा, है ना। चलिए नोट कीजिए, समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन ट्री। क्या है? फैक्टराइजेशन ट्री, है ना। फैक्टराइजेशन ट्री, फैक्टराइजेशन ट्री क्या होता है? फैक्टराइजेशन ट्री होता है कि मान चलिए आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है 32760, एक नंबर दिया हुआ है और उसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से कर देते हैं? कुछ इस तरह से करते हैं ना। लेकिन इस बार इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, है ना। सबसे पहले इसको कितना नंबर से लगाएंगे? 2 वाला से लगाएंगे। जब 2 से लगाएंगे तो इसमें कितना आएगा? 16380 आएगा। कितना आएगा? 16380 आएगा, है ना। फिर से ये कितना से लगने वाला है? फिर से 2 से लग जाएगा। 2 से डिविजिबल है ना। जब 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा? 8190 आ जाएगा। ठीक है, 8190। फिर ये जो डिविजिबल होगा वो 2 से होगा। जब 2 से डिविजिबल इस बार होगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 4095 हो जाएगा। फिर देखिए कितना से डिविजिबल होगा? 2 से इस बार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 नहीं है ना, क्योंकि डिविजिबल 2 से नहीं है। आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी याद रखने होंगे। 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है? इसके लास्ट में ऐसा नंबर हो जो 2 से डिविजिबल हो जाए तो उसका पूरा नंबर डिजिट्स 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल कौन होगा? जब सात को ऐड करेंगे, टोटल नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो वो नंबर निकल के आए जो कि 3 से डिविजिबल हो जाए, तो वो नंबर पूरी तरह से 3 से डिविजिबल। जैसे कि 9 5 कितना होता है? 14, 14 4 कितना होता है? 18, 18 क्या होगा? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, है ना। तो जब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे और 5 किसको डिवाइड कर सकता है? जिस अंक के लास्ट में 5 और 0 है ना, 5 और 0 जब होगा तो हम लोग उसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या रूल होता है? सबसे पहले छोटा को इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद बड़ा को, है ना। जब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1365, है ना। फिर इसको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल है। इस बार आंसर कितना आएगा? 455, ठीक है, 455। इस बार देखना है कि 3 से डिविजिबल है? नहीं, इस बार कितना से डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 91। इस बार जब 91 को डिवाइड करेंगे, 91 को जब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। कितनी बार में? 30। इस बार आगे कोई डिवाइड नहीं होगा। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है, जो फैक्टर्स हो गया इसका 32760 का, वो कितना आ गया? 2 × 2 × 2 × 3 3 5 7, है ना। ये आ गया। इसको एक स्टैंडर्ड टर्म में लिखते हैं हम लोग पावर्स के टर्म में। जब पावर्स के टर्म में लिखेंगे तो 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। 2 का पावर 3 हो गया इनटू 3 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। 3 का पावर 2 हो गया इनटू 5 × 7। ये हो गया आपका फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है HCF।
पूरा लेसन जो है नंबर्स रियल नंबर्स में एचसीएफ और फैक्टर्स के ऊपर में ही है ना। चलो जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है आपका एचसीएफ। एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं, एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं, है ना। एचसीएफ और एलसीएम दोनों इसमें एक साथ पढ़ना है, लेकिन कैसे, दोनों को एक साथ कैसे लाएंगे, दोनों को एक साथ एक फॉर्मूला के थ्रू लाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालने के लिए बोले, तो हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग उस पे एक फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे लिखना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे कि जो एचसीएफ होगा, मान लीजिए दो नंबर है, दो नंबर ए और बी है, तो उसका जो एचसीएफ होगा उसको जब एलसीएम होगा ए और बी का, जब ये दोनों को गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो समझ में आया। जो एलसीएम होगा, कोई भी दो नंबर्स का जो एलसीएम होगा, उसके बाद उसी नंबर्स का जो एलसीएम होगा उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही दो नंबर्स के गुना के आपस में बराबर आता है आंसर। जैसे में एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लेते हैं एक नंबर 96 एंड 404, 96 एंड 404, है ना। सबसे पहले इसको क्या करना है, या तो एलसीएम आपको निकालना हो या तो एलसीएम निकालना हो। तो मान के चलते हैं कि एलसीएम हमको तो नहीं पता है ना। एलसीएम हम अभी निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे बाय फॉर्मूला, एलसीएम निकालेंगे फॉर्मूला के थ्रू, एचसीएफ निकालेंगे अपना किसी भी एक तरीका से, प्राइम मेथड से, है ना। क्योंकि देखिए पहले आप एचसीएफ निकालेंगे फिर आप एलसीएम निकालेंगे तो लॉट्स ऑफ टाइम उसमें अति होगा, है ना, डिस्टर्ब होगा। इसलिए सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। 96 का एलसीएम क्या निकलेगा 248, फिर 224, 212, 226, 3, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे 96 के लिए 2 into 2 into 2 into 2 2 3 4 5 3 4 5 और 3, जो कि आपका एचसीएफ हो गया 96 के लिए, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए 404 के लिए, 404 के लिए जो एचसीएफ निकलेगा वो हो जाएगा 2 into 2 into 101, ये हो गया इसमें एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ से एक उठाएंगे, यहाँ से एक उठाएंगे, एक यहाँ उठाएंगे, एक यहाँ उठाएंगे, और इसमें नहीं है 2, तो इसमें से भी सिर्फ 2 ही लिया जा सकता है ना। तो यहाँ से जो हम लोग एचसीएफ निकलेगा, जो एचसीएफ निकलेगा वो 2 into 2 यानी कि एचसीएफ का आंसर 4 आता है। कितना आता है एचसीएफ का आंसर 4 आता है। अब हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ ऑफ ए बी कितना आ गया, एचसीएफ ऑफ ए बी कितना आ गया, क्या रखना है यहाँ पे एचसीएफ ऑफ ए बी, एलसीएम यहाँ रखना है एलसीएम ऑफ ए बी, यहाँ क्या रखना है a into b रखना है। तो एचसीएफ ऑफ ए बी कितना आया है 4 आया है। ए बी कितना आएगा, a into b कितना आएगा, तो हम लोग करके देख लेते हैं। a क्या है 96, b क्या है 404। जब ये दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है 404 96 6 4 24 3884, है ना। इसका एचसीएफ क्या आता है, मल्टीप्लाई क्या आता है 3884। एचसीएफ की जगह पे लगा दीजिए 4 into एलसीएम की जगह पे छोड़ देना है इसी तरह से, क्योंकि एलसीएम तो निकालना है ना। इसको मल्टीप्लाई करके तो 3884, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालना है, 4 क्या है मल्टीप्लाई में, जब 4 को इधर लेके जाएंगे तो साइन क्या होगा चेंज होगा। तो 4 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कहां चला गया 4, इसके नीचे चला गया।
तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ एलसीएम बच जाएगा, एलसीएम ऑफ एबी, एबी का नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, उसको लिखना है 96404। एलसीएम किसका निकालना है, ये दो नंबर का, तो दोनों नंबर का नहीं लिख देना है ना। यहाँ पे क्या आ गया 3884/4। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका एलसीएम होगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा 9 4 जा 36, 7 4 जा 38, 4 2 जा 8, 9721 is the answer। एक मिनट, यहाँ पे ये होगा 7 and 4 है ना, बस मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 6 4 जा 24, 2 9 4 जा 36, 2 7 9696 is the answer है ना। एलसीएम कितना आएगा इसका 9696 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, ये शॉर्टकट मेथड है। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला को रिमेंबर रखना है। फार्मूला है जब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, जो एलसीएम और एचसीएफ के जो नंबर दिया जाएगा आपको दो नंबर, उसका मल्टीप्लाई के बराबर होगा है ना। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ के हो गया। चलिए अब इरेशनल नंबर्स पे बात करेंगे। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर 9 क्लास में मैंने आपको पूरी तरह से डिफाइन किया था है ना, लेकिन उसको प्रूव नहीं किया गया था कि किसको इरेशनल नंबर बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। जिसको बोलेंगे उसको क्यों बोलते हैं इरेशनल नंबर है ना, और किस दूसरे नंबर्स को क्यों नहीं इरेशनल नंबर। उससे पहले हम बोलेंगे आपको कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं है ना। क्योंकि 9 क्लास का जो लेसन नंबर वाला पूरी इरेशनल नंबर्स के ऊपर नहीं है, तो उसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे तब हम लोग इसमें इरेशनल नंबर्स को अच्छी तरह से समझ में आएगा कुछ है ना। तो जो बेसिक रिवीजन कर देते हैं कि जो इरेशनल नंबर में दो तरह से पाया जाता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना। तो जो टर्मिनेट हो जाता है वो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जो नहीं टर्मिनेट होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, वो भी दो भाग में हो जाता है ना। जैसे कि एक तो टर्मिनेट हो गया तो वो एक अलग कैटेगरी हो गया, जो नहीं टर्मिनेट हुआ वो भी दो तरह से हो गया। उसमें क्या आ गया, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है, जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो अपने आप को रिपीट नहीं करता है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, मान के चलिए आपको दे दिया गया हो √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको आपको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव दैट। इसको आपको प्रूव करना है कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो हम मान के चलेंगे कि √2 जो है रेशनल नंबर है। क्या मानेंगे, √2 रेशनल नंबर है। क्यों मानेंगे ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया √2 रेशनल नंबर है, हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो रेशनल का लफड़ा क्यों, रेशनल का लफड़ा इसलिए लेना है क्योंकि अगर मान के चलें कि √2 इरेशनल नंबर है तो वो क्या होगा, हमको उसका फॉर्म पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम ये मान के चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है तो उसका फॉर्म क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा ना। एक लास्ट में जब अगर हम मान के चलें कि आंसर में नहीं निकल पाया कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब रेशनल क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा है ना। तो हमको क्या प्रूव करना है कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। तो जब रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो अगर मान के चलिए कि सपोज √2 इज एन रेशनल नंबर, कौन सा नंबर है ये, रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a/b के फॉर्म में हो जाएगा, a/b के फॉर्म में हो जाएगा ना। तो a = क्या हो जाएगा, b√2 हो जाएगा। यहां से हम तो सॉल्व करते हैं इसको, b√2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा a², यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो b², √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a² = 2b², ठीक है। चलिए अब इससे ये पता चल रहा है कि 2 जो है a को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे लिख के देखेंगे a² = 2b² है ना। जब 2 को यहाँ लाएंगे क्या करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा ना। इसको अगर डिवाइड करता है तो आंसर में क्या आएगा, b² आएगा। इसका मतलब 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है ना।
तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो किसी नंबर से डिवाइड करेगा, जैसे हम लोग 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 डिवाइड होगा, 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 डिवाइड होगा, एक नंबर से डिवाइड होगा ना एक नंबर से। तो जो नंबर से डिवाइड होगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, b square is equal to 2 into c। a square is equal to 2 into c। कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। a का वैल्यू क्या होगा 2c के बराबर हो सकता है। मतलब कि क्या होता है कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 2 को डिवाइड करते हैं इससे तो जो नंबर निकलेगा वो c हो सकता है। कोई भी एक नंबर है 3 है 4 है 5 है 6 है तो जरूरी थोड़ी वो b से बराबर हो जाए, तो b को अलग कैटेगरी मानेंगे। लेकिन यहाँ एक जो नंबर इसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है वो एक नंबर है जो कि c नंबर है। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है हमको a 2c मिल रहा है ना। अरे भाई जैसे कि मानना है कि 4/2 है तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 into 2, इसको यहाँ कर देंगे तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं ना। ठीक उसी तरह से a को जब 2 डिवाइड किया है तो c आ रहा है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो 2c होगा। वही नंबर यहाँ पे डिनोट है ना। अब a को क्या करना है इसकी जगह पे पुट करना है। क्या करना है पुट करना है। जब आप पुट करेंगे तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। ठीक है, यहां से डिवाइड कीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इधर भी कट गया इधर भी कट गया। अब यहां जो वैल्यू है 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर का कंडीशन में अब देखना ये है कि जो c स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है वो 2 इसको डिवाइड कर सकता है ना। 2 इसको डिवाइड कर सकता है। जब हम लोग शुरू में जो a by b लिए थे तो हमेशा याद रखना है कि रेशनल नंबर का रेशनल नंबर जो भी रेशनल नंबर होता है हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर, जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है 1 होता है ना। हैज वन कॉमन फैक्टर, जिसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है। तो जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो a को डिवाइड करने वाला 2 है, b को भी डिवाइड करने वाला 2 है, इसका मतलब इसका टोटल कितना फैक्टर हो गया 2 फैक्टर हो गया ना 2 फैक्टर। तो जब हम लोग a by b लेंगे जो कि रेशनल नंबर होगा तो उसका फैक्टर क्या होगा सिर्फ a को फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे कितना फैक्टर निकल रहा है 2 फैक्टर निकल गया। तो हम लोग का जो एजम्पशन था यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ से तो डिवाइड भी कर सकता है इसको भी कर सकता है c स्क्वायर निकालने के लिए। जैसे यहाँ देखिए जिस तरह से ऊपर में निकाले थे 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, c स्क्वायर का वैल्यू के लिए b स्क्वायर बाय 2 होगा ना। इस तरह से इसको भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड किया एक समय पे, एक समय को 2 पे भी डिवाइड किया। a इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे 2 को भी डिवाइड a को भी डिवाइड किया था जो कि रॉन्ग है क्योंकि a और b का डिविजिबल सिर्फ एक है जो कि 1 है। तो क्या निकल के आ रहा है कि a and b has 2 factors which is wrong, जो कि गलत है। a और b का 2 फैक्टर नहीं हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। इसीलिए सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है वर्ड नहीं रिमेंबर कीजिएगा तो समझ जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन किसको बोलते हैं ना। आवर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमारा जो कल्पना था कि √2 रेशनल नंबर है ना वो भी रॉन्ग निकला। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज आल्सो रॉन्ग, हेंस प्रूव। इस तरह से ये प्रूव होता है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मान के चलिए कि कोई दे दे 5 - √2 तब क्या करेंगे। अगर कोई दे दे 6 into √2 तब क्या करेंगे। तो याद रखना है कि जब √2 रेशनल नंबर निकल गया तो उससे जो भी ऐड होगा, जो सबट्रैक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, जो डिवाइड होगा वो सब के सब इरेशनल नंबर में चले जाएंगे है ना। तो आपको अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या प्रूफ करना है √2 को इरेशनल प्रूफ कर देना है। कैसे प्रूफ करना है तो ये आपका विधि दिया हुआ, मेथड दिया हुआ, इस तरह से प्रूव करेंगे। उसके बाद जब ये नंबर इरेशनल प्रूव हो जाएगा तो इसके साथ जो भी ऐड होगा, जो भी सबट्रैक्ट होगा वो भी इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं। जो टॉपिक हम लोग का अगला टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन पे। क्या है डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट टॉपिक होगा आपके लेसन का
चलिए, तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन में दो तरह से पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ने वाले हैं? पहला पढ़ने वाले हैं कि एक डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर में जाना है ना। ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? आपका होगा हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, और कोई फॉर्म नहीं दिखना है ना। कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में सिर्फ होना चाहिए। जैसे में कि अगर मान के चलिए कि एक क्वेश्चन दिया गया 0.375 और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको 0.104। इसको जो p/q के फॉर्म लगाना है ना, इसको किस फॉर्म में बदलना है? इन p/q फॉर्म बदलना है। p/q फॉर्म बदलना है। इसको भी कौन सा फॉर्म में बदलना है? इन p/q फॉर्म में बदलना, दोनों को p/q के फॉर्म में बदलना है। तो जब हम लोग इसका p/q के फॉर्म में बदलेंगे तो ये नंबर होना चाहिए नीचे में, इसमें भी यही नंबर होना चाहिए नीचे में, उसके सिवाय कोई नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे पहले इसको जब लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? डेसिमल से बाहर करेंगे 375 बाई 1000, इतना दशमलव उतना 0, है ना, 1000। अब तो p/q के फॉर्म में यहीं पे हो गया, ये तो मैथ खत्म। नहीं, मैथ यहाँ शुरू होता है। कैसे? नीचे में हमको सिर्फ ये चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए। 2 के ऊपर में पावर कुछ भी हो सकता है, 5 के ऊपर में पावर कुछ भी हो सकता है ना। इसको जब हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, इसको जब हम लोग पहले इसको ऐसे समझना है, 375 को छोड़ दीजिए, है ना, 375 का वो अपना हो गया। इसको जब करेंगे 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। 10 का पावर जब 3 करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? 1000 आएगा, बिल्कुल आएगा। एक्सपोनेंट्स अगर आपको पता होगा तो हम लोग इस तरह से देखते हैं 2 × 3 × 5 × 3 बता चुके हैं, है ना। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3। कैसे आया? ऊपर का पावर कॉमन था, इसलिए कॉमन आंसर है 2 × 5 = 10। किस फॉर्म को सजेस्ट कर रहा है? ये इसको सजेस्ट करता है, देखिए, ना। जब नीचे वाला नंबर सेम हो, ऊपर वाला पावर एक जैसा हो, तो नीचे वाला नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर वही का वही नोट हो जाता है ना। नीचे वाला का मल्टीप्लाई हो गया था, ऊपर का पावर लिखा गया था। इसको हम लोग कैसे लिख दिए? इस फॉर्म में लिख दिया, है ना। 375 को जब फैक्टराइज करेंगे, तो जब फैक्टराइज करेंगे तो उसका आंसर आएगा 3 × 5 × 5 × 5। ये इसका फैक्टराइजेशन करने का आएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब 5 × 5 क्यूब कर जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 क्यूब। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 3/8 दिख रहा है, 3/8। ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। इसी था, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल फॉर्म में हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक उसी तरह से इसको भी करना है, 0.104। पहले आप लोग पाउंड करके इसको ट्राई करेंगे, है ना, फिर नहीं समझ आएगा पाउंड की बात करेंगे, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 104, तो इसको हम लोग लिखेंगे 104/1000। फिर से एक बार, क्योंकि इसमें जितना दशमलव के बाद रहेगा उतना 0। ठीक, 104 को इस बार फिर क्या लिखेंगे? 10 का पावर 3। फिर से इसको अलग करेंगे, जब अलग करेंगे तो इसको फिर से फॉर्म लिखेंगे 2 × 3 और 5 × 3। ऊपर वाले को जब अलग करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 13, है ना। 2 × 4 = 8, 8 13, 104। ठीक, 2 3 पावर 5 3। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 13 बाई 2 का पावर 3, 5 का पावर 3। 2 3 2 3 कट जाएगा, बच जाएगा आपके पास क्या? 13/5 का पावर 3। फिर से आपके पास आंसर आ गया। जो सेकंड अब इसके बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन का क्वेश्चन होगा वो क्या है? रेशनल फॉर्म से हमको उठा करके इस फॉर्म तक पहुंचाना है ना। रेशनल फॉर्म में जो क्वेश्चन रहेगा उसको इस फॉर्म में ले जाएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। क्लीन किया जाए। जो डेसिमल फॉर्म में जो क्वेश्चन है सबसे पहले आता है 3/8। पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो भी हम आपको सॉल्व करके दिखा है वही पहला क्वेश्चन है। इसमें भी 3/8 इसको इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल लिखना है। बाय यूजिंग इसको इस्तेमाल करना है, उसके अंदर करना है ना। चलिए 3/8 सबसे पहले 3/8 को हम लोग कितना बनाएंगे? 10 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे?
ये देखना है इसको कि किसके पावर के ऊपर में आता है, किसके पावर के ऊपर में आता है ये चेक करना है हमको। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब, लिख सकते हैं ना, ठीक। चलिए अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका पावर 10 में चला जाए, 2 पावर क्यूब को 5 पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर क्यूब हो जाएगा। तो जब नीचे 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जब नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10 का क्यूब, जब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना 375। अरे भाई 5 को आप क्रैक कीजिएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अगर 5 को 3 टाइम्स लिखते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को जब 3 से करेंगे तो 375। ये हो गया आपका 10 का पावर 3 मींस 1000 हो गया। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.375 आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक उसी तरह से सेकंड वाले नंबर को, तो सेकंड वाला नंबर है 13/125, ठीक है। फिर से इसको इस बार में वही करना है, 25 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। जब 5 का क्यूब हो जाएगा तो इसको कितना का जरूरत है, 2 का क्यूब का जरूरत है। कितना का जरूरत है, 2 का क्यूब। तो ऊपर में भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के क्यूब से, है ना। तो जब 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 × 8, यहाँ क्या हो जाएगा 10 का पावर 3, ऊपर क्या हो जाएगा 104, यहाँ हो जाएगा 1000। तो 1000 इसको डिवाइड कर देगा तो आंसर आ जाएगा 0.104 आंसर, है ना। तो कुछ टॉप क्वेश्चंस भी होंगे आपके बुक्स में, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। ध्यान रखना है कि हमको 12 फाइनल बेसिक नॉलेज यही कि उसको 10 के लेवल तक ले जाएं। जो हम यहाँ पे 4 लगाए हो सकता है 3 लगाए वहाँ पे हो सकता है 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट इसी तरह से करना है ना। जो पावर होता है, मान से देखिए अगर 2 का पावर 4 है, इसको 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 10 का पावर 4 होगा। अगर 10 के पावर 10 दे दिया हो, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 का पावर 10, 5 का पावर 10 होगा। फॉर्मूला वही है ना, बस नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना है, ठीक। स्टडी करते रहें। जो बेसिक नॉलेज है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, वो आपके इसके बाद का जो मतलब टॉपिक के ऊपर में है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो आपके 9th क्लास में बेहतर समझाया गया है। तो वहाँ से आप लोग उसको कैरी कर लेंगे, वहाँ पे आप उसका रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, आगे का क्वेश्चन आपको सब सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी।